अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का पहले चैप्टर है, इसमें बेसिकली ओवरव्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास आया था सर्कुलेशन का मकसद क्या है। यानी ये सबसे पहले तो हमें पता है इससे हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट जो है वो ऑक्सीजन को आती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सेल को, वेस्ट जो है वो मतलब एक्सक्रीट होती है, बाहर जाती है किडनीज़ के थ्रू। और इस तरह से यानी पूरा जो है इसका सर्कल है। सर्कुलेशन के अब दो पार्ट्स हैं, इसमें एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी जो ब्लड निकल के हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है और वापस हार्ट में आ रहा है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में है जो ब्लड लंग्स में जा रहा है और लंग्स से वापस हार्ट में ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है। अब उसमें जो है सर्कुलेशन में हमारे पास फंक्शनल पार्ट्स हैं दो दो, यानी इसके फर्दर पार्ट्स, इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं आर्टरीज, यानी हार्ट से डायरेक्ट जब ब्लड पंप होगा तो पहले आर्टरीज में आएगा। आर्टरीज क्या करती हैं, हाई प्रेशर में जो है ब्लड को लेके जाती हैं कैपिलरीज तक। आर्टरीज के बाद हमारे पास आते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स बेसिकली होते हैं कंट्रोल कॉन्ड्रेट्स, यानी इसका मकसद ये है कि इसने प्रेशर को कंट्रोल करना है। यानी अगर ब्लड चाहिए तो डायलेट हो जाएंगे, अगर ब्लड नहीं चाहिए तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का हमें पता है इसमें फ्लूइड एक्सचेंज होता है, या न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो इसने वापस लेके जाने होते हैं, हार्मोन्स भी इसी के ज़रिए आते हैं। और इनमें कैपिलरी पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है ये सारा एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स में ये है कि यानी कैपिलरीज ने जब मिलना है, मिल के उन्होंने वेन्यूल्स बनाने हैं। यानी जो फ्लूइड एक्सचेंज हो गया है वो वापस अब हार्ट की तरफ जाना है ना, तो वो वेन्यूल्स के ज़रिए जाना है। वेन्यूल्स ने फर्दर आगे कंबाइन करके वेन्स बनानी है। वेन्स ने जो है हार्ट ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ लेके जाना है। और इसका ये सिलसिला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब इसमें ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन है कि ब्लड कौन सी जगह पे कितना है। सबसे पहले इसमें हम आगे डायग्राम में देखते हैं, उधर साफ क्लियर है। सबसे पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास ब्लड होता है 84%, 7% हार्ट में है और 9% जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है। इसमें ये है कि मेजर इसका पोर्शन वेन्स में आता है, वेन वेन्यूल वेनस साइंसेज। इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा स्टोर होता है क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं, कंप्लाइंस इनकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड स्टोर करती हैं और ब्लड एज अ रेजरवायर मतलब यूज़ होती हैं। यानी जब ब्लड कम होगा तो ये यहाँ से ब्लड जाएगा। उसके बाद आर्टरीज हमारे पास कंडक्टिव सिस्टम है, यानी ब्लड वहाँ से ही जाएगा। और आर्टरियोज और कैपिलरीज में सबसे थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यानी थोड़े से 3 सेकंड में सारा ब्लड जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद आया था हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में अब कन्फ्यूजन ये होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कैपिलरीज का है और सबसे कम आयोटा का है। इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि कैपिलरीज का सबसे कम होना चाहिए और आयोटा जो कि इतना बड़ा होता है उसका 2.5 जो है वो क्यों है। तो इसमें ये है कि सबको कंबाइन करके बताया गया है, यानी सारी कैपिलरीज को कंबाइन करके फिर उनका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला गया है। और उनको नंबर कैपिलरीज है। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है ना कि अयोटा जो है वो सिंगल होता है, एक ही होता है, और कैपिलरीज बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो उनको मिला के जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बना है वो यहाँ पे लिखा गया। अब उसमें हमारे पास हमें दिया गया कि एयोटा का 2.5 है, स्मॉल आर्टरीज 20, आर्टरियोज 40, कैपिलरीज जो है 2500 है, और 250 वेन्यूल्स का, स्मॉल वेन्स का 80 और वेना कावा का 8 है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यानी फ्लो, ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो यानी किस स्पीड से कर रहा है। स्पीड का फार्मूला लिखा हुआ है कि स्पीड हमें पता है जितना ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी कम हो जाएगी। इनका इनडायरेक्ट रिलेशन है एरिया के साथ। अब मैंने पहले बताया था कि जो है ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा अयोटा में, और मतलब कम स्पीड से फ्लो करेगा कैपिलरी में। कैपिलरी में हमें पता है 3 सेकंड, तीन, क्योंकि उसका थोड़ा सा एरिया होता है 0.3 to 1 मिलीमीटर, और इसलिए वहाँ से ब्लड जो है वो 1 से 3 सेकंड के लिए स्टे करता है और इसी में ही वो उसका सारा एक्सचेंज जो है वो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इनमें प्रेशर्स, आर्टरीज में हम प्रेशर देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि लेफ्ट एट्रियम से शुरू होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और वहाँ से अयोटा में गया। अब अयोटा में हमारे पास दो प्रेशर आते हैं, एक सिस्टोल है, एक डायस्टोल है। सिस्टोलिक प्रेशर हमें पता है 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होता है। उसके बाद यानी आगे फिर हमें पता है प्रेशर कम होता जाएगा, और जब वापस जो है राइट एट्रियम में आएगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। तो हमें पहले देखना होगा, यानी 120 उधर था, सिस्टोलिक था, 180 जो है डायस्टोलिक था। अब आ गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे जब आर्टरीज़ में आया, आर्टरीज़ में हाईएस्ट प्रेशर होगा 35 mmHg और वेनस एंड पे होगा 10 mmHg। और यानी एवरेज जो है आर्टरी में एक एवरेज प्रेशर 17 mmHg होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यानी अब वो गुजर गया, अब वो कैपिलरी से गुजर के अब वो दूसरे में आ गया है, वेनस एंड में आ गया। वेनस एंड में हमारे पास 10 mmHg प्रेशर होता है। और उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसमें डिफरेंस जो है वो 7 का होता है, यानी अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेशर तकरीबन है 120 तो उसका 7% यानी कम होगा इसमें पल्मोनरी में। तो उसमें हमारे पास ये आता है कि पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 25 होगा और डायस्टोलिक जो है वो 8 होगा। और उसके बाद जो कैपिलरी में प्रेशर होगा वो 7 mmHg होगा और एवरेज आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 16 mmHg होगा। उसके बाद हमारे पास आया
उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ऐसे ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिख देते हैं। तो इसमें अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये है कि ब्लड फ्लो जो है वो टिश्यू की नीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। यानी कि एक अब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो मसल्स को फ्लो ज़्यादा चाहिए, तो उसमें ये है कि सिर्फ मसल्स को ही फ्लो ज़्यादा जाएगा या रिक्वायर्ड ऑर्गन को फ्लो ज़्यादा जाएगा जो उसके साथ एसोसिएटेड है। बाकी जो है किडनीज है फॉर एग्जांपल, या दूसरे ऑर्गन्स हैं स्प्लीन वगैरह, उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉब्लम कर देगा। यानी वो टिश्यू नीड की अकॉर्डिंग ही वो कंट्रोल होगा, उस दूसरा उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यानी कार्डिक उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो सारे सम होता है तकरीबन सारे फ्लोज का। यानी जब भी कार्डिक आउटपुट यानी हार्ट पंप करेगा तो ज़्यादा उसमें रिटर्न ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, तो वहाँ से यानी वो गया तेज़ी से गया आर्टरीज में, आर्टरी से वापस आया वेन्स में, वेन से वापस आ गया हार्ट में। अब अगर जितनी जल्दी वो वापस आएगा हार्ट में उतना ही ज़्यादा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें पता है कि टिश्यू की नीड इंक्रीज़ हो गई है, तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका यही मतलब है कि यानी सम है सारे फ्लोज का, यानी जितने भी फ्लो जितना भी मसल्स को जा रहे हैं फ्लो, इसमें यह रहता है कि यानी सारा तकरीबन जितने भी फ्लो जा रहा है ना, जितने भी ऑर्गन्स को जितनी भी वेसल्स डायलेट हुई हैं वो सारा वहाँ से गुजर के, तो उसकी वजह से मतलब कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद हमारे पास आया था कि यानी कार्डिक ये जो है ब्लड फ्लो जो है आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लोकल ब्लड फ्लो से या कार्डिक आउटपुट से। इसमें यह है कि यानी सिंपैथेटिक सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, और वो मसल जो इंडिविजुअल टिश्यू है वो इसे कंट्रोल नहीं करते। यानी इसमें यह है कि अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना है, तो उसमें हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम आएगा, वो 3 चीज़ों को इंक्रीज़ करेगा। एक वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, यानी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट करेगी तो प्रेशर ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद हमारे पास है कि यानी दिल हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद यानी और कार्डिक आउटपुट को भी वो इंक्रीज़ कर देगा। इसमें वो सारा सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है, उसमें हमारा लोकल जो है ब्लड फ्लो, लोकल जो है सिस्टम वो उसे कंट्रोल नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेशर, ब्लड फ्लो और रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप। इसमें हम सबसे पहले हमारा आता है कि इसमें ओहम्स लॉ यूज़ होता है, यानी एफ इज इक्वल टू ब्लड फ्लो इज इक्वल टू यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट। यानी जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वेसल की एक साइड पे 0 है, दूसरी साइड पे 100 mmHg प्रेशर है, तो यानी वहाँ से ज़्यादा ब्लड पास करेगा। लेकिन इस बात का इसको हम गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, हम डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। यानी अगर दोनों तरफ 100 होगा तो उसमें 0 ब्लड फ्लो करेगा, उसको हम 100 वैल्यू नहीं लेंगे, उसको हम वैल्यू जो है वो 0 लेंगे, 100 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो 0 ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो करेगा ही नहीं। और दूसरा इसका इंडायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, यानी जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही ब्लड फ्लो कम होगा।